हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट केमिस्ट्री। आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 4 है, जिसमें हम शुरू करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप जितना हमने पढ़ा है वो आप सबको क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को शुरू करने से पहले हमने पता होना चाहिए कि जितनी भी जो रेडिएशंस होती हैं वो वर्क कैसे करती हैं, जितनी भी रेज होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये हमारे पास कोई भी बॉडी है और हम किसी भी वेवलेंथ की अगर इस पर लाइट डालते हैं, जो लाइट है वो किसी भी वेवलेंथ की होती है, तो जो लाइट है वो कैसे कैसे इस पर वर्क करती है। कुछ लाइट तो ऑब्जर्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व। कुछ क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट, और कुछ रिफ्लेक्ट। ये तीन ही काम है जो हो सकते हैं जब भी हम किसी बॉडी पे लाइट डालते हैं। तो ये तीन ही चीज़ होती है, या तो वो ऑब्जर्व हो जाती है कम्प्लीटली, या फिर ट्रांसमिट होती है, या फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है जो लाइट, वो हमें बताती है कलर। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है वो हमें कैसे दिखाई देती है, पिंक कलर की दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि पिंक कलर ऐसा है जिसकी वेवलेंथ वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वही हमें दिखाई देता है। क्लियर है। तो देखिए ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी बॉडी होती है जो क्या होती है, कम्प्लीटली ऑब्जर्व भी कर लेती है और कम्प्लीटली एमिट भी कर देती है किसी भी वेवलेंथ को। इससे पहले देखिए, जब भी हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, आयरन बार मान लेते हैं इसको हम। जब हम इसको हीट करते हैं किसी भी हीटिंग सोर्स पे रख के, किसी भी फर्नेस में रख के, तो जो ये आयरन है ये कैसा दिखाई देता है हमें। जब भी हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, रेडिएशंस एमिट होंगी, रेडिएशंस निकलेंगी। जो रेडिएशंस होती हैं वो लगभग सभी वेवलेंथ की होती हैं। जो रेडिएशंस होती हैं ऑल वेवलेंथ। लेकिन जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, मान लीजिए हमने किसी भी आयरन बार को हीट किया तो वो हमें शुरू में कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का। तो वो हमें रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे ज़्यादा जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ हमें दिखाई दे रही है, इसलिए वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। जब उसको हम कुछ देर और हीट करते हैं, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो हमें ब्राइटर दिखाई देता है और ऑरेंज कलर उसका हो जाता है। उसके बाद हमें वो दिखाई देता है ऑरेंज कलर का। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ऑरेंज के बाद हमें येलो कलर दिखाई देता है, येलो के बाद ब्लू। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम। वेवलेंथ सबसे कम है तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा, और इसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती है। क्लियर है। तो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हम देख सकते हैं कि ज़्यादा वेवलेंथ से लेके कम वेवलेंथ तक निकलती हैं, फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर है। ये होता है आयरन बार के केस में। इसी तरह से बाकी मेटल्स में भी होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो सब तरह की वेवलेंथ की लाइट को एमिट करती है और अब्जॉर्व करती है। तो देखिए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी which emit और absorb the light of, या फिर रेडिएशन बोल सकते हैं, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। क्लियर है। और जो इनसे रेडिएशन निकलती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो भी इनसे रेडिएशन निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर है। तो ये होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बात आती है कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी की क्या रिलेशनशिप होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। तो अब बात आती है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए एक ग्राफ से समझेंगे हम। हमारे पास ये ग्राफ है, इस तरफ हम शो करेंगे वेवलेंथ और इस तरफ हम शो करेंगे इंटेंसिटी।
ठीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करती है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी इंक्रीज करती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है लेकिन उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चाहे हम कितनी भी वेवलेंथ बढ़ा लें इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ये जो है रिलेशनशिप होती है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी के बारे में हमने पढ़ा, तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या होती है, एक परफेक्ट अब्जॉर्बर होती है, परफेक्ट अब्जॉर्बर, और परफेक्ट ही वो क्या होती है, एमिटर। ये दोनों ही काम वो करती है। ठीक है, ऐसे किसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी, और जो उससे रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगर हम ब्लैक बॉडी का एग्जांपल लेना चाहें कि ब्लैक बॉडी हम कौन सी बॉडी को बोलेंगे, तो हम एक स्फीयर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्फीयर जो कम्प्लीटली ब्लैक है इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी, और उसमें एक बिल्कुल छोटा सा होल है, टीनी होल। तो जब इसमें हम किसी भी वेवलेंथ की या किसी भी इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे, तो वो रेडिएशन अंदर जाके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। कब तक रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे इधर से गई यहाँ रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वो लाइट तब तक रिफ्लेक्ट करेगी जब तक वो कम्प्लीटली अब्जॉर्व ना हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। वैसे आइडियली कोई ब्लैक बॉडी नहीं होती, थोड़ा सा डिफेक्ट रहता ही है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक एक्सपेरिमेंट था जो किसने किया था, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था इन 1887। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक मेटल सरफेस ले लिया, ये हमारा कोई भी मेटल सरफेस है, और उस पर उन्होंने क्या किया, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली। ठीक है, ऐसे कोई लाइट डाली इस पर किसी भी फ्रिक्वेंसी की, और जैसे ही वो लाइट डालते हैं उन्हें पता चलता है कि इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो गए, और इसी फिनोमिनन को उनको नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जाम में हमसे डेफिनेशन पूछते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तो कैसे शुरू करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ये एक फिनोमिनन होता है, द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये एक फिनोमिना है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। किससे निकल रहे हैं, मेटल सरफेस से निकल रहे हैं। ठीक है, और कब निकल रहे हैं, जब हम कोई लाइट डाल रहे हैं, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट, कि जब भी हम किसी मेटल सरफेस पे कोई भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो वहाँ से क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आती है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ की इसने। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इसलिए यूज़ की क्योंकि जैसे ही हम जो मेटल लेंगे, जब भी ये मेटल चेंज करेंगे तो उसके लिए लाइट भी अलग से लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। हर एक मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमें लाइट चाहिए होगी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? देखिए जो एपरेटस यूज़ किया था वो देखिए एक बार, तो देखिए ये वाला जो एपरेटस है ये यूज़ किया गया था। इस एपरेटस में क्या है, देखिए एक सेल ली है जो कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर है ये। इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और एक एक्सटर्नल सर्किट बनाया गया है जहाँ पे बैटरी लगाई गई है और एक एमीटर लगाया गया है जो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें एक लगाया गया है मेटल सरफेस, और जब भी इस मेटल सरफेस पे एक फ्रीक्वेंसी की, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे एक लगा है डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव इधर है तो ये इधर फ्लो करते हैं, और जैसे ही फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या होता है, एक करंट डेवलप हो जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है एक सर्किट के अंदर, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और जैसे जैसे हम मेटल सरफेस चेंज करते हैं वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया
तो वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि जैसे ही हम लाइट डालते हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 मिनट बाद शुरू होंगे निकलने, ऐसा नहीं है, कोई भी टाइम लैग इसमें नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि ये थी कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। जो सेकंड पॉइंट था वो इन्होंने बोला कि ये मैं पहले भी बता चुकी आपको कि हर एक मेटल के लिए हमें एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसी भी लाइट की एक ऐसी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो हम यहाँ पे ये जो लाइट डाल रहे हैं उसकी एक कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो। अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कोई इजेक्शन नहीं होगा, चाहे हम उस लाइट को 1 घंटे 2 घंटे कितने भी उस पर डाले रखें, स्ट्राइक करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी ना हो कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। क्लियर है। और जो थर्ड पॉइंट था वो इन्होंने बताया कि जो इजेक्शन होता है जिन इलेक्ट्रॉन्स का, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो लाइट हमने डाली उसकी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट था वो इन्होंने बताया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिपेंड करेगा जो हमने लाइट डाली है उसकी इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। तो जो ये 2 पॉइंट्स है ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला क्या था, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन striking of light and emission of इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सबसे पहले पॉइंट ये था। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, फॉर एवरी मेटल या फिर फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम frequency of light is needed to eject the electrons। और जो ये फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नोट से डिनोट करते हैं। क्लियर है। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। क्लियर है। और जो फोर्थ पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो इजेक्ट हो रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट भी हम बोल सकते हैं, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस। ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अगर इसके थर्ड और फोर्थ पॉइंट को हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो कैसे करेंगे। देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं म्यू से इस तरफ, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ शो करेंगे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट, अगर इसी को हम देखें, एक तरफ अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी है और एक तरफ हमें दी है इंटेंसिटी उस लाइट की। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा। इंटेंसिटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता काइनेटिक एनर्जी पे, इंटेंसिटी का फर्क तो पड़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज करे। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं प्लैंक्स। ठीक है। उनका कंप्लीट नाम है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं
और हमें बताते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, वेव नेचर के बारे में, और ये बताते हैं कि जितनी भी जो रेडिएशंस निकल रही हैं, हम क्या सोच रहे थे कि जितनी भी रेडिएशन है, जो लाइट है, वो क्या है, वेव की फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, यही तो हम पढ़ रहे थे। लेकिन इन्होंने हमें बताया कि जो जितनी भी रेडिएशंस निकल रही हैं वो एनर्जी से बनी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो किससे बनी होती है, एनर्जी से। और जो वो बनी हुई है वो छोटे छोटे पैकेट से बनी हुई है, कंटिन्यूस उसकी फ्लो नहीं हो रहा, डिसकंटिन्यूस है, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है। उन्होंने हमें दिया क्वांटा और फोटोन, दो नाम दिए हमें। जो फोटोन है वो लाइट की फॉर्म में यूज़ करते हैं और जो क्वांटा है वो हम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो किससे बनी है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ, ठीक है, उन्होंने बताया कि क्वांटा क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमारी जो है लाइट या रेडिएशंस बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल से मिलके ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इन्होंने हमें बताया लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर है, और पहले हमने पढ़ा था वेव नेचर। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो लाइट है वो कैसी है, ड्यूल नेचर। और ड्यूल नेचर से हम क्या समझते हैं कि जो लाइट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बिहेव करती है। फर्स्ट तो किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह, और वेव नेचर शो करती है। सेकेंडली वो हमें दिखाती है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और हमें पार्टिकल नेचर से डिफाइन करती है। क्लियर है, हमें पता चला। अब सेकंड जो बात है जो इन्होंने बोली कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जिसको हम न्यू से बोलते हैं। और इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इसकी जगह लगा दिया एच, जिसको इन्होंने नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। जो एच है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है। और जो इसकी वैल्यू है वो इन्होंने दी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। क्लियर है, ये इन्होंने दे दिया हमें एनर्जी का फॉर्मूला। और ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। किसकी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इसका मतलब जो हमें एनर्जी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेंगी, E=h होगा, या फिर 2h, 3h, इस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेंगी एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में जो रिलेशनशिप पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जो न्यू लैम्डा होता है वो सी के इक्वल होता है। ये जो रिलेशनशिप है ये इस चैप्टर में हर जगह यूज होगी बहुत बार। ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए कि जो न्यू इंटू लैम्डा किसके इक्वल होता है, सी के। तो इससे अगर हम न्यू की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, सी ओवर लैम्डा। अगर इसको हम पुट कर दें, जैसे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट में अगर हम सेकंड की वैल्यू पुट करें तो ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एच एज इट इज, और न्यू की जगह आ जाएगा सी ओवर लैम्डा। तो जो ये फॉर्मूला है इस पे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस। हमें क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस फोटोन की एनर्जी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=h न्यू। न्यू हमारे पास कितनी है, न्यू की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻15 और एच की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहली वैल्यू है एच, एच अभी अभी किया हमने, क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल। और जो सेकंड वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए सी की, जो क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट जो यूज होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो इसमें तो सी की वैल्यू यूज होनी नहीं है, तो हमें वैसे याद होनी चाहिए। तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, एनर्जी निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देनी है न्यू और एच की। तो ई क्या होगा, एच है 6.26 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻15। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व तो आपको खुद करना होगा। ठीक है, जिस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, देखिए 6.26 इंटू 10⁻34
इसके साथ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻15। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻−19 ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.99 इंटू 10⁻−19। और जो एनर्जी होती है वो किस यूनिट में होती है? जूल में, तो इसके पीछे लगा देंगे जूल। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशंस, वन विद ए वेवलेंथ ऑफ 800 नैनोमीटर एंड अदर विद वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। क्लियर है? तो इसमें हमें दो लाइट की क्या दी है? वेवलेंथ दी है, और हमें क्या निकालना है? दोनों की एनर्जी निकालनी है और उनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अब हमें दिया गया है वेवलेंथ, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू की जगह हम वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे C/λ वाला। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है? ये रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H की वैल्यू है हमारी 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब हमें दिया गया है लैम्डा, तो हमें निकालना है E1 एंड E2 और दोनों को कंपेयर करना है। तो एक पल के लिए हम एक वेवलेंथ को मान लेते हैं λ1 और दूसरी को मान लेते हैं λ2। λ1 कितनी है हमारी? 800 नैनोमीटर, ये है इधर 800 नैनोमीटर, और सेकंड क्या है हमारी? 400 नैनोमीटर। अब हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि नैनोमीटर आता है तो उसको हम क्या करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करेंगे 800 इंटू 10⁻⁹, ऐसे इसको 400 इंटू 10⁻⁹। अब हमारे पास λ1 है और λ2 है, तो हम इजिली E1 निकाल सकते हैं। E1 में क्या करेंगे? H, C और λ1 की वैल्यू पुट कर देंगे, H, C और λ1। तो H क्या है हमारा? 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ जो C की वैल्यू है। क्लियर है? और नीचे पुट करेंगे λ1 की वैल्यू कितनी है? 800 इंटू 10⁻⁹। जब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, एक एक करके मैं सारे सोल्व नहीं करवा सकती आपके। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 2.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हमारी वैल्यू आएगी E1 की। क्लियर है? इसी तरह से हम E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 की वैल्यू निकालने के लिए HC/λ2, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸। इतने क्वेश्चंस करेंगे तो याद ही हो जाएंगी ये अभी साथ के साथ। λ2 क्या है? 400 इंटू 10⁻⁹। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 4.91 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें क्या करना है? E1 और E2 को कंपेयर करना है। तो E1 और E2 को कंपेयर करेंगे। देखिए E2 हमारा, E1 क्या है? 2.48, ये हमारा है E1, और E2 क्या है? ये वाला। ठीक है, जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो देखिए E1 बाई E2, 2.48 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 4.91 इंटू 10⁻⁻19, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये दिखाई दे रहा है इसका अप्रोक्सीमेट डबल है, 2.48 का 4.91 अप्रोक्सीमेट डबल है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ रहा है 2E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या है? आंसर। हमें क्या करना था? इनकी एनर्जी को कंपेयर करना था। ठीक है, तो जो वेवलेंथ जिसकी 400 नैनोमीटर है, उस रेडिएशन की एनर्जी 2 गुनी है किससे? जिसकी रेडिएशन की वेवलेंथ 800 नैनोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है ए 100 वोल्ट बल्ब एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। अब तक हमने क्या निकाला? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इन्होंने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे जब 100 वोल्ट बल्ब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट कर रहा है। तो इसमें देखिए हमें क्या गिवन है? वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में,
400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ ठीक है। अब हमें क्या निकालना है ई। तो पहले तो निकालेंगे कंप्लीट एनर्जी। बल्ब कितने वोट का है 100 वोट का, तो जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 100 जूल पर सेकंड ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन। उसका फॉर्मूला क्या होता है एच लैम्डा ओवर एच सी ओवर लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴। सी की वैल्यू हमारी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है 400 नैनोमीटर, जिसको हमने मीटर में चेंज किया है, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4.91, जो अभी हमने पहले भी ये सोल्व किया है, इंटू 10⁻⁹ जूल -19 जूल। ये हमारी आ गई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स। तो हमारे पास क्या है टोटल एनर्जी गिवन है और हमने निकाल ली एक फोटोन कितनी एनर्जी लेता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं जितनी भी टोटल एनर्जी है उसको हम डिवाइड कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे क्या जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इस एनर्जी को कवर करेंगे इंटू 10⁻20। ये हमारा क्या होगा आंसर। ये क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसमें भी हमें क्या बताना है नंबर ऑफ फोटोन्स। हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो इसमें वेवलेंथ जो है 400 पिकोमीटर है और पिकोमीटर को हमने कल देखा था, कल वाली वीडियो में कितना होता है एक पिकोमीटर 1 इंटू 10⁻12 मीटर के। तो इसको हम क्या करेंगे 400 इंटू 10⁻12 मीटर से मल्टीप्लाई ठीक है। ये होगी हमारी वेवलेंथ। सी हमें पता 3 इंटू 10⁸। एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। तो अब हमें सीधा इसमें क्या करना है, पहले तो एनर्जी निकालनी। एनर्जी कितनी है 1 जूल। अब हमें एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है जो क्या है एच सी ओवर लैम्डा। वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। इसको हम डिवाइड करेंगे लैम्डा से जो क्या है 4000 इंटू 10⁻12। क्लियर है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.97 इंटू 10⁻17 जूल। तो अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स। टोटल एनर्जी से उसको डिवाइड कर देंगे 1/4.97 इंटू 10⁻17। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे क्या जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स 2.01 इंटू 10⁻16। ये क्या है हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स। क्लियर है।